नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल लॉ एपीओ रेलवे। आज मैं आप लोगों को शेड्यूल ऑफ पावर के बारे में बताऊंगा कि शेड्यूल ऑफ पावर क्या होता है और यह क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आपको बताता हूं। शेड्यूल ऑफ पावर पढ़ने से पहले हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में समझना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और शेड्यूल ऑफ पावर इन दोनों में क्या तालमेल है। जिस प्रकार से एक घर में एक मुखिया होता है, उसके नीचे बच्चे होते हैं और उसका एक परिवार होता है, ठीक है। इसमें पहले से तय रहता है कि मुखिया का क्या काम है, बच्चों का क्या काम है। ये सारे अलग अलग से जो है पावर्स तय रहती हैं। कभी कभी बच्चे भी मुखिया को सुपरसीड कहने उसके पैरेलल काम करने लगते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी प्रकार से फंक्शन करता है। ऑर्गेनाइजेशन भी आप डिवीज़न का एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लीजिए। सबसे हमारे मुखिया हैं डीआरएम महोदय, फिर उसके अंडर में अलग अलग एडीआरएम होते हैं। एडीआरएम के नीचे आपके ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफिसर के नीचे उनके ऑफिसर होते हैं और उनके नीचे जो है नॉन गेस्टेड होते हैं। नॉन गेस्टेड में भी उसी तरह से एक चैनल होता है। कहने का मतलब ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है जिसके आधार पे पता चलता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसके पास कौन कौन सी पावर है, और जो पावर होती हैं वो किसको रिपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो सबसे ज़्यादा आपका एसओपी शेड्यूल ऑफ पावर प्रभावित करता है वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऊपर है। जैसे कि एक अधिकारी है, वो डायरेक्ट डीआरएम को रिपोर्ट करते हैं, उसके पास अलग पावर होगी। एक उसी रैंक का अधिकारी है जो कि 3 चैनलों पे होके डीआरएम महोदय को रिपोर्ट करते हैं, उसके पास अलग पावर होगी। कुछ पावर्स ऐसी हैं जो कि लोकल स्तर पर डिसाइड की जाती हैं, कुछ पावर ऐसी हैं जो कि डिवीजन हेडक्वार्टर लेवल पर डिसाइड की जाती हैं, कुछ पावर ऐसी है जो रेलवे बोर्ड स्तर पर डिसाइड की जाती हैं। जो रेलवे बोर्ड ने जिस पावर को डिसाइड कर दिया कि आपको ये काम करना है और आप दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, उसको नीचे की जो जोनल स्तर पे हैं वो उस पावर को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो रेलवे बोर्ड ने बोला है वही सत्य है। यदि रेलवे बोर्ड ने बोल दिया, ऐसा लिखा है कि ये जोनल स्तर अपने स्तर पे डिसाइड करे, तो वो पावर्स जो है जोनल स्तर पे जो भी जिसको भी अथॉरिटी दी गई है वो डिसाइड करेगी पावर किसको डेलीगेट करनी है। यदि जोनल ने ऐसा लिख दिया कि नहीं डिवीज़न स्तर अपने पे डिसाइड करे, तो डिवीज़न अपने स्तर पे डिसाइड करेगा कि ये पावर किसको डेलीगेट करनी है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपका बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के आधार पे ही एक पता चलता है कि किसके पास कौन सी पावर हो सकती है, उसका स्टेटस उस ऑर्गेनाइजेशन पे कहाँ है, और उसी के अनुसार शेड्यूल ऑफ पावर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। हम शेड्यूल ऑफ पावर को समझने के लिए हमने अभी तक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को समझा। अब हम शेड्यूल ऑफ पावर को पढ़ते हैं कि शेड्यूल ऑफ पावर क्या है और शेड्यूल ऑफ पावर क्यों बनाई जाती है, और शेड्यूल ऑफ पावर के बारे में कहाँ पे स्पष्ट लिखा है या इसकी कोई बुक है या नहीं है, उसके बारे में पता करते हैं, ठीक। अब शेड्यूल ऑफ पावर के लिए सबसे पहले आप रेलवे बोर्ड की वेबसाइट में जाएंगे। रेलवे बोर्ड की वेबसाइट में जाने के बाद डायरेक्टरेट में जाएंगे, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन सेल है। ट्रांसफॉर्मेशन सेल के अंदर मॉडल एसओपी 2018 मॉडल एसओपी 2018 है, आप उसको डाउनलोड करेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी देखिए, जो शेड्यूल ऑफ पावर्स है, ये जो बुक होती है, इसमें बहुत सारे जो लेटर्स हैं उनके आधार पर इसको क्लब करके एक बुक बनाई जाती है। जो मेन लेटर हैं वो अलग रहते हैं, उनका रेफरेंस देते हुए इसमें एक शॉर्ट में एक प्रोविज़न कर दिया जाता है ताकि आपको मूल लेटर आपको ढूंढना न पड़े, परेशान न होना पड़े। इसकी एक समरी होती है मॉडल एसओपी 2018, ये जो भी एसओपी बनी होती है।
इससे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आपको वो जो संबंधित पत्र है उस पत्र को आपको देखना पड़ेगा, उस पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है, किस कंडीशन में वो पावर दी गई है, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी उस संबंधित पत्र में लिखी रहती है। ठीक, पहले क्या होता था कि प्रत्येक रेलवे अपनी अलग अलग शेड्यूल ऑफ पावर बनाती थी, जिसमें कि भ्रांतियाँ बहुत होती थी। हमारे यहाँ पे वही पावर दूसरी जगह दी गई है और दूसरे रेलवे में दूसरी जगह पे। तो इससे क्या होता था कि मतलब बहुत सारी भ्रांतियाँ होती थी, वास्तव में शेड्यूल पावर ये पावर है किसके पास। फिर इसके लिए रेलवे बोर्ड ने एक स्पष्ट मॉडल एसओपी बनाई। उस मॉडल एसओपी में सभी जगह से सेंट्रलाइज कर दिया कि इस अनुसार काम करेंगे, जब तक कि लोकल या जनरल मैनेजर जो है उसको अलग से अपना पावर डिलीगेट ना करें, तब तक ये एसओपी जो है आपकी सर्वमान्य रहेगी। इसके बारे में देखिए, हर जितने भी फंक्शन है आपके सबके लिए अलग वर्क्स मैटर। मान लीजिए आपको बिल्डिंग बनानी है, टेंडर करने हैं या और इस तरह से आपके वर्क से संबंधित कार्य करने हैं इंजीनियरिंग के, तो उसके पास किसके पावर है, एडीएन के है, एसएससी है, सी के हैं, सीनियर डीएन के हैं, पीसी के पास किसके पास पावर है, उसके बारे में आपको जानकारी इस वर्क्स मैटर पे दी जाती है पार्ट 1 पे। शेड्यूल ऑफ पावर पार्ट 2 जो है इसमें मेडिकल्स मैटर में है कि लोकल परचेज दवाइयाँ कौन खरीदेगा, ऑपरेशन होना है तो बाहर से डॉक्टर कौन बुलाएगा, या और इस तरह से सर्जिकल मैटर पे या रेफ़र करना है किसी पेशेंट को तो कौन डिसाइड करेगा, या मेडिकल बोर्ड बैठालना है तो मेडिकल बोर्ड कौन बैठा लेगा, मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होगा। इस तरह से जो भी आपके मेडिकल से संबंधित जो भी कार्य है वो मेडिकल मैटर के एसओपी में दिया गया है। ये जो पावर्स हैं वो इस एसओपी के अंतर्गत कवर्ड होती हैं। मिसलेनियस जिसका कहीं कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मिसलेनियस मैटर है। स्टोर्स मैटर्स में है आपको कोई सामान खरीदना है, परचेज करना स्टोर के थ्रू, कौन स्टॉक आइटम रहेंगे, कौन नॉन स्टॉक रहेगा, कौन किसके एमएम के पास कितनी पावर है, सीनियर डीएमएम कितने रुपए तक टेंडरिंग के सामान खरीद सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे मैटर्स हैं, वो आप इसका जो है आप अध्ययन कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके स्पष्ट जो है इसमें लिखी रहेंगी। इसी तरह से कॉमर्शियल मैटर पे हैं आपके जो एडवर्टाइजमेंट संबंधित है, टेंडर से संबंधित है, लीज से संबंधित है, ये जो भी आपके कमर्शियल से संबंधित है मैटर, ये कमर्शियल जो है एसओपी में दिया रहता है। इस्टेब्लिशमेंट मैटर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये समझ लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसा मैटर है जो कि पूरे रेलवे से संबंधित है, पूरे रेलवे के एक कर्मचारी को इसको ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम इस्टेब्लिशमेंट मैटर पे थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट मैटर के शेड्यूल ऑफ पावर क्या है और कैसे हैं। उसके अलावा बहुत सारे और हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट मैटर पे देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट मैटर को 2 पार्टों में बांटा गया है, गेस्टेड और नॉन गेस्टेड। जो गेस्टेड होते हैं अधिकारी हैं उनकी पावर्स सीधी सी बात है कि जे ग्रेड के नीचे से शुरू नहीं होती कोई पावर। असिस्टेंट ऑफिसर की भी जो मतलब छुट्टी भी सेंक्शन होगी वो जे ग्रेड या जो ब्रांच ऑफिसर होंगे सीनियर के इंडिपेंडेंट उसके ऊपर के ही होंगे। तो गेस्टेड के लिए गेस्टेड ही होगा और नॉन गेस्टेड के लिए जो है गेस्टेड होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों की पावर्स अलग अलग हैं। जहाँ से नॉन गेस्टेड की ख़त्म हो सकता है वहाँ से गेस्टेड के लिए शुरुआत हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ग्रांट ऑफ लीव है। कैजुअल लीव के लिए एक सबसे पहला मैटर कैजुअल लीव के लिए गया है पीएचओडी, सीएचओडी, एचओडी के लिए फुल पावर है। किसी भी ऑफिसर जो संबंधित उसके नीचे अधीनस्थ हैं उनको सैंक्शन करने के लिए डीआरएम के पास भी वही पावर है। ठीक है, डिवीजन ऑफिसर में जो आपके इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफिसर है उनके पास भी फुल पावर है। रिमार्क्स में लिखा है फाइनेंस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। पावर अप टू फुल इंटाइटलमेंट रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर वर्किंग अंडर देयर कंट्रोल। मतलब फुल पावर का मतलब ये नहीं है कि अपने ऊपर उच्च अधिकारी या अपने मतलब जो है दूसरे ब्रांच ऑफिसर के आप सैंक्शन, ऐसा नहीं है। आपके नीचे जो भी अधिकारी होंगे उनके लिए आपको फुल पावर दी गई है। शेड्यूल ऑफ पावर समझने के लिए हमें सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फुल पावर लिखा है तो फुल पावर मतलब फुल पावर। ये हमारी एक लिमिट रहती है, दायरा रहता है कि हमारा फुल पावर किस परिप्रेक्ष्य में माना जाएगा। इसको आपको अध्ययन करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि आपने जो है इसको कट कर दिया कि भाई ये फुल पावर मतलब फुल पावर, ऐसा नहीं है। इसको आप रूल को पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको पता चले। ये अथॉरिटी आपको कहाँ दी गई है? रूल 236 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड IREC वॉल्यूम 1985 के जो उसमें है 236 में ये लिखा गया है, वहाँ से उसको जो है पिकअप किया गया है। वहाँ के जो रूल्स हैं ये मॉडल SOP में लिखा गया, उसके तहत आपको ये शक्तियाँ दी गई हैं। LHP के बारे में वही चीज़ लिखा गया है कि PHOD के पास अपने नीचे जो भी अधिकारी हैं उनको लिए फुल पावर है। ठीक है। ब्रांच ऑफ DRM के लिए बोला गया फॉर ब्रांच ऑफिसर सिलेक्शन ग्रेड J ग्रेड मतलब जो ब्रांच ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनके लिए 21 दिन की है। यदि रिलीफ नहीं चाहिए तो ये जो भी है, कहने का मतलब इसमें इसी तरह J ग्रेड के लिए उसके नीचे का अधिकारी है उनके लिए छुट्टी के लिए है। इसमें भी लिखा हुआ है फाइनेंस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है। लीव सेंस, ये जो छुट्टी आपको दी गई है, ये जो पावर दी जा रही है, ये विद इन इंडिया मतलब इंडिया एक्स इंडिया लीव जो है नहीं है, ये भारत के अंदर ही रहने के लिए ये छुट्टी आपको दी गई है। बाहर आप जाएंगे तो ये पावर काम नहीं करेगी और आपको दूसरी पावर से दूसरे रूल से आपको एक्स इंडिया लीव लेना पड़ेगा। और जब भी आप छुट्टी लेंगे तो सीनियर DPO और सीनियर DFM दोनों को डिवीज़न में एडवाइस करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड दोनों के पास रहता है। सीनियर DFM जो है आपका जो लीव है गेस्टेड का मेंटेन रखते हैं, तो उनको एडवाइस करना ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह से हेडक्वार्टर में PCPO और PFA, ये पावर आपको कहाँ दी गई है? पैरा 503 R1 एंड आइटम नंबर 1 ऑफ शेड्यूल ऑफ चैप्टर 5 R1 1995 रीप्रिंट 2008 रीप्रिंट। मतलब ये पावर आपको कहाँ दी गई है? ये अथॉरिटी जो है IREC में यहाँ से आपको दी गई है। उसी तरह इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे LAP, जो हम लोग इन सर्विस में रहते हुए हम लोग जो 10 दिन की छुट्टी लेते हैं उसके बारे में लिखा गया है कि वो पावर कहाँ से ली गई है। पावर रिमार्क हम पढ़ लेते हैं। पावर ऑफ द फुल इंटाइटलमेंट रिस्पेक्ट ऑफिसर वर्किंग, देखिए हर जगह एक ही शब्द लिखा हुआ है कि आपके अधीनस्थ या आपके अंडर में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके लिए ही वो पावर है, दूसरे के लिए पावर नहीं दी गई है। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट मैटर में जिसका आप इस्टेब्लिशमेंट डील कर रहे हैं उसके लिए है। छुट्टी के मैटर पे जो आपके अंदर स्टाफ काम कर रहा है, अधिकारी काम कर रहा है, उसके लिए है, ये आपको समझना है। लेकिन जो लीव इनकैशमेंट है वो आप किस कंडीशन में सेंक्शन, ऐसा नहीं कि फुल पावर है मतलब आप पूरी तरह से सेंक्शन, उसके लिए आपको बोला गया कि कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है, उसका आपको पालन करना है। उन पालन ये शर्तें पूरी हो जाती हैं फिर आपको पावर दिया गया है कि आप ये छुट्टी सेंक्शन कर सकते हैं। इसलिए हमें SOP समझने से पहले जो रूल रेगुलेशन है या हमें जो शक्तियाँ दी गई हैं वो कब उपयोग करनी है, किस कंडीशन में उपयोग करनी है, उसके बारे में आपको समझना जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। लीव इनकैशमेंट ऑफ LAP परमिटेड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 10 डेज ऑफ टाइम, मतलब जो उसका रूल्स है कि 10 दिन से ज़्यादा एक बार में नहीं दे सकते हैं, पूरे लाइफ टाइम 60 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। ये पूरी जो छुट्टी है, ये प्रोसीजर उसका पालन करने के बाद ही आपको लीव इनकैशमेंट सेंक्शन करना है। ठीक है। इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। स्पेशल कहने का मतलब ये है कि लीव आउट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग प्रायर परमिशन टू लीव स्टेशन ऑफ, मतलब कहने का इंडिया के बाहर जाना है उसकी छुट्टी के बारे में आपको सेंक्शन करना है। कौन सेंक्शन करेगा? एक्स इंडिया लीव के बारे में APO को भी छुट्टी एक्स इंडिया लीव लेना है तो DRM या EDRM के नीचे किसी के पास पावर नहीं है। ठीक है। तो उसके बारे में पूरा रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है। एक्स लीव आउट ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया। ठीक है। मतलब जैसे भी जो भी पावर्स हैं आपको शेड्यूल ऑफ पावर का अध्ययन करना है और शेड्यूल ऑफ पावर के अनुसार ही आपको काम करना है। जो पावर आपके नहीं है, और मान लीजिए एक APO है, एक APO की छुट्टी दूसरा APO क्या सेंक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता है। यदि मैं पूछूँ भैया क्यों नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वही सारी चीज़ें, यही सारे डिसीजन लेने के लिए है शेड्यूल ऑफ पावर बनाया गया है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये रूल परमिट नहीं करता है। मतलब ये है कि ये सीधा सीधा रेलवे में एक रूल लिखा हुआ है, आपको बताया गया है, समझाया गया कि आप इन्हीं रूलों के अंदर काम करना है, आप इस रूल के बाहर काम नहीं कर सकते हैं। हर मैटर्स के लिए अलग अलग हैं।
ये पावर्स दी गई हैं लिखित में। यदि जहाँ पे लिखित में पावर नहीं है तो उस कंडीशन में जो हेड ऑफ ऑफिस होते हैं वो अपने विवेक से वो पावर्स कहाँ पर है, किस मैटर पे है, वो अपना विवेक डिसाइड करेंगे, या डीआरएम महोदय या तो जीएम महोदय। ये दो के पास अपनी पावर्स हैं कुछ कुछ मैटर्स पे, वो देखेंगे कि वो पावर उन्हें वो करनी है या जीएम महोदय करनी है। ठीक है, उसके नीचे का कोई अथॉरिटी नहीं करेगी। ठीक है, और वो सारी चीज़ें अलग अलग डिपेंड करती हैं कि गेस्टेड है कि नॉन गेस्टेड है, किस मैटर्स पे है। ठीक है, वो इंटरप्रेट जो है करना पड़ता है अपने से, जहाँ पर लिखित नहीं है। वैसे रेलवे में हर चीज़ें लिखित में हैं। आपको कहीं भी कोई शंका है तो आप उसको लिखित में उससे जवाब आप मांगिए, लिखित में हेडक्वार्टर से मांगिए कि पावर किसके पास है। ये आपकी शेड्यूल ऑफ पावर, इसमें पूरा आपको एक एक करके लिखा हुआ है। इसमें कॉरिजेंडम ही निकले हुए हैं, आपको उसका भी अध्ययन करना है कि वॉलंटरी एक्सेप्ट कौन कर सकता है, गेस्टेड में, नॉन गेस्टेड में, टीए में काउंटर साइन कौन कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एनओसी कौन दे सकता है, मतलब शेड्यूल ऑफ पावर आप अध्ययन करेंगे। शेड्यूल ऑफ पावर के अनुसार ही आप कोई भी फाइल पुटअप करेंगे। शेड्यूल ऑफ पावर में लिखा हुआ है, शेड्यूल ऑफ पावर नहीं लिखा है तो संबंधित आपको कुछ पत्र सर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैंने बोला कि शेड्यूल ऑफ लेटर तो इशू हो जाते हैं, लेकिन शेड्यूल ऑफ पावर में वो चीज़ नहीं आ पाती है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको दोनों चीज़ों को मिला के अध्ययन करना है और शेड्यूल ऑफ पावर को अच्छी तरह से पढ़ना है। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको वीडियो बनाया है शेड्यूल ऑफ पावर के संबंध में, ये आपको समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल ऑफ पावर और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन दोनों को मिला के आपको पढ़ना है, अलग अलग आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने वही बोला कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में आप देखिए कि जितने प्रोडक्शन यूनिट्स या जितने जीएम होते हैं वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं सीआरबी को, महोदय को। ठीक है, मेंबर ट्रैक्शन ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, डीजी ये भी जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें अलग अलग हैं वो सब अपने अपने किसको कौन रिपोर्ट करता है उसी अनुसार से उनकी पावर डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप रेलवे बोर्ड की वेबसाइट indianrailways.gov.in को आप लॉगिन मतलब ओपन करें और वहाँ पे उसका जो भी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें आप उसका अध्ययन करिए, क्योंकि बताने में और पढ़ने में बहुत अंतर होता है। आप दोनों चीज़ सुनिए भी पढ़िए भी। ठीक है, ये आपको देखिए डायरेक्टर जनरल आरपीएफ और सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड दोनों डायरेक्टली जो है रिपोर्ट कर रहे हैं किसको, चेयरमैन एंड सीओ रेलवे बोर्ड को। ठीक है, चेयरमैन सीओ रेलवे बोर्ड रिपोर्ट कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवेज को, उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना है जिसके तहत जिम्मेदारियां तय होती हैं, जिनके तहत बताया जाता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अधीनस्थ काम करेगा, और उसी अनुसार जो है मॉडल एसओपी या शेड्यूल ऑफ पावर जो है बना हुआ है। ठीक, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और जानकारी के लिए आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट को जो है ओपन करिए और उसका अध्ययन करिए। धन्यवाद।